बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको रेस्ट का वक्त मिले और आप उस वक्त में रेस्ट ना करें और फिर अगला दिन शुरू हो जाए तो फिर ज़ाहिर है ट्रबल बढ़ जाती है। आप ज़्यादा फटीग के साथ बहुत लंबा अरसा नहीं चल सकते। जब भी पाकिस्तान को रेस्ट का वक्त मिलता है वो उस रेस्ट के वक्त को इंजॉय करता रहता है और उस रेस्ट के वक्त में कोई एडवांटेज लेने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहता है। हम साल हर साल से यही प्रैक्टिस देखते आ रहे हैं और बाद में फिर हम रोना शुरू कर देते हैं कि जी हमें मौका नहीं मिला, ये नहीं हुआ। दुनिया में और भी मुल्कों ने ये वल्नरेबिलिटीज़ शो की हैं लेकिन उनके साथ तो मामलात इतने बुरे नहीं हुए, हमारे साथ हो गए। लेकिन हकीकत बदकिस्मती से ऐसी बिल्कुल नहीं है। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान मरहूम कहा करते थे कि हमारे पास कोल्ड वार के ज़मान में इतना पैसा था कि हम मरीख पर कोठियाँ बना सकते थे। और एग्जैक्टली उन्होंने यही किया। मरीख पर तो नहीं किया लेकिन पाकिस्तान के अंदर DHAs और ये सब ड्रामेबाजी करते रहे। नतीजा ये निकला कि वो वक्त ख़त्म हो गया, कोल्ड वार ओवर हो गई, अमेरिका यहाँ से निकल गया और जो खून बरस रहा था हम पर वो बरसना बंद हो गया और हमने जिस वक्त वो पैसे आ रहे थे उनको इस्तेमाल ना किया। अब भी यही हुआ कि पहले तो हसीना वाजिद का मामला हो गया, हुकूमत उसकी ख़त्म हो गई और बांग्लादेश में तकरीबन एक प्रो पाकिस्तान और एंटी इंडिया किस्म की हुकूमत आ गई। चलें यूँ ना कहिए कि प्रो पाकिस्तान, मगर यूँ तो कहिए ना कि एक एंटी इंडिया गवर्नमेंट आ गई जो कि एक बड़े तवील अरसे बाद हुआ था। हमें चाहिए था कि उस वक्त के दौरान हम बांग्लादेश के साथ MOU से आगे बनते चले जाते। ये MOU लगता है पाकिस्तान की छेड़ बन गई है। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि मफाहमत की यादाश्त। यानी कि हम याद दहानी के लिए किसी जगह किसी खाली कागज़ पर नोट रख लें कि भाई हमारे दरमियान बड़ा प्यार है और हम आपस में मिलके कोई काम करेंगे, बस इससे ज़्यादा कोई औकात नहीं होती MOU की। वो क्या काम होगा, कितना काम होगा, उस कितने पैसों का काम होगा, उससे किस मुल्क को क्या और दूसरे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, ऐसी कोई बात MOU में नहीं होती। चुनांचे MOU जिस वक्त एग्रीमेंट में यानी कि डील में बदलता है तो उस वक्त उसका पेपर वर्क मुकम्मल होता है और फिर कहीं ग्राउंड पर काम की बारी उसके भी बाद आनी होती है। और बदकिस्मती से हम बांग्लादेश के साथ अब तक कोई किसी MOU से आगे नहीं बढ़ सके। ज़्यादा से ज़्यादा ये कि कोई पाकिस्तान की फ़्लाइट्स बांग्लादेश चली गई, बांग्लादेश की फ़्लाइट पाकिस्तान आ गई, को पाकिस्तान बांग्लादेश ने एक दूसरे से के साथ क्रिकेट मैच खेल लिया और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ओ यार, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आप उनसे पूछें कि यार तुम्हारे मुल्क में कपास उगती नहीं है, हमारे मुल्क में कपास अन्नेवाह उगती है और तुम्हारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमसे कई गुना आगे बढ़ गई है, तो ये कैसे हो गया है? तुमने ये जादू कैसे दिखा दिया है? बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट्स है टोटल पूरे मुल्क की एक्सपोर्ट, उसमें 90% हिस्सा टेक्सटाइल का है। कैन यू इमेजिन? और पाकिस्तान जो एक कॉटन ग्रोअर है और पाकिस्तान जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ भी हैं, जिसमें बांग्लादेश से पहले से हिस्टोरिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके टेक्सटाइल मिल ओनर्स अपनी मिलें उखाड़ के बांग्लादेश में ले जा रहे हैं। और यार हद होती है बेशर्मी वाली कि हमें कुछ पता ही नहीं है कि दुनिया में ज़िंदा कैसे रहना है। वो एक बिजनेसमैन बता रहे थे कि जी 36 बीवियाँ कौन पाल सकता है, और मैं बिल्कुल बिजनेस नहीं कर सकता पाकिस्तान में क्योंकि मेरी 36 बीवियाँ हैं। यानी कि अगर मैंने कोई इंडस्ट्री लगानी है तो मुझे सरकार के 36 महकमों को रिश्वत देनी पड़ेगी, उसके बाद मैं कोई काम कर सकता हूँ। अगर 36 की बजाय मेरी बीवियाँ 6 या 4 होती, यानी मेरा ताल्लुक़ किसी 2, 3, 4 डिपार्टमेंट से होता शुरू से लेकर आखिर तक, तो बस फिर तो मैं मुल्क में कारोबार कर सकता था। लेकिन 36 बिज़नेस कोई भी बिज़नेस 36 सरकारी इदारों के अफसरों को रिश्वतें दे देकर सर्वाइव नहीं कर सकता। लिहाजा इस सूरत हाल में जब हमारी इतनी सारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, हमारी अगर किसी मुल्क से दोस्ती होती भी है तो हम उससे कोई फ़ायदा उठाने में कामयाब नहीं होते। बांग्लादेश तो एक जुमला मोतरज़ा है, असल कहानी डोनाल्ड ट्रंप और हमारे प्यार की थी। वो 18% टैरिफ पर आ गए हैं इंडिया के साथ। जी हाँ, 18% टैरिफ। और पाकिस्तान पर कितने परसेंट टैरिफ था? 19%। और ये मत भूलें कि डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर चुके हैं कि जो मुल्क ईरान के साथ ट्रेड करते हैं हम उन पर 25% टैरिफ करेंगे। चुनांचे किसी भी वक्त अमेरिका का फॉर्मल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि पाकिस्तान पर 25% टैरिफ है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो आपको पता है ऐसी कोई बात बताया नहीं करती। ये तो डोनाल्ड ट्रंप की मेहरबानी है कि उन्हें अल्लाह ने तकरीबन एक भोंपू के मिजाज का बनाया है और वो हर बात का शोर मचा देते हैं। और उन्होंने ही हमें बताया था कि उनकी पाकिस्तान के साथ बात हो रही है, उन्होंने ही फिर हमें बताया कि पाकिस्तान के साथ उनकी डील हो गई है 19% टैरिफ की। हमारी सरकार तो चुप ही रहती है। भारत तो हमारे पर टैरिफ से इंडिया पर 1% टैरिफ कम हो गया। अब आपको याद आया, इस खाकसार ने कई महीने पहले कहा था कि एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप होती है, एक सादा सादा दोस्ती होती है।
जिस तरह हमारी ईरान के साथ दोस्ती आजकल हुई हुई है, जिस तरह हमारी बांग्लादेश के साथ दोस्ती हुई हुई है, ये ख़त्म हो जाए या ये जारी रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ईरान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बांग्लादेश को फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती ख़त्म हो ही नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं है, ना पाकिस्तान के लिए ना चीन के लिए, क्योंकि यूं रगी हैं, यूं बुनी हैं रगें जिस्म की, एक नस टस से मस और बस, ये वाली सूरत हाल होती है जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की। आप एक दूसरे के निज़ामों के अंदर इस बुरी तरह से बाहम मरबूत हो चुके होते हैं कि आपको एक दूसरे से ताल्लुकात अलग करने में भी 15 साल लग जाते हैं, और इतनी मेहनत कौन करे यार आजकल के ज़माने में। लिहाजा स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कभी ख़त्म नहीं होती। अमेरिका और इंडिया की आपस में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है। इंडिया आरामको का 3rd लार्जेस्ट पार्टनर है। बेशुमार अमेरिकी कंपनियां, चाहे वो कोई टेस्ला हो, चाहे एप्पल हो, चाहे जो भी हो, माइक्रोसॉफ्ट, कौन सी ऐसी कंपनी है अमेरिका की जो अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इंडिया से नहीं कमा रही, या इंडिया में ज़्यादा और अमेरिका में उससे कम रेवेन्यू कमा रही है? कौन सी ऐसी अमेरिकी कंपनी है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल की हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ की हो, जो इंडिया में बिजनेस नहीं कर रही? कौन सी ऐसी प्राइवेट या सरकारी कंपनी है अमेरिका की जो अपने जो स्पेस रॉकेट्स हैं जो वो इंडिया के खलाई स्टेशन से नहीं छोड़ते? यानी कि कहाँ कहाँ इंडिया और अमेरिका आपस में बाह मरबूत हैं। उनकी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप ख़त्म हो ही नहीं सकती। ये मुमकिन ही नहीं होता कि आप कोई किसी स्ट्रेटजिक पार्टनर को अपने से अलग कर लें। जब हम बगलें बजा रहे थे और शोर मचा रहे थे कि देखा देखा इंडिया अमेरिका की लड़ाई होगी, उस वक्त भी अर्ज़ कर रहे थे कि यार ये कुछ देर की लड़ाई है, इससे फ़ायदा उठा लो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अमेरिका के साथ रेयर अर्थ मेटल्स के मामले में या किसी भी और मामले में MOU से नहीं बढ़ सके, और इंडिया की लाइन एक मरतबा फिर नेतन्याहू के तवस्सुत से डोनाल्ड ट्रंप के साथ सीधी हो गई है। और अब देखें कि हमारा सैंडविच मज़ीद तेज़ी से बनना शुरू हो जाएगा। और इस पर तो ये कि बलूचिस्तान में जो तूफ़ान मचा हुआ है दहशतगर्दी का, जिसके मुतल्लिक खुद तलाल चौधरी साहब ने असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर कहा, यानी कि तस्लीम किया, वफाकी नायब वज़ीर दाखिला ने तस्लीम किया कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कि जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है ये असल में इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान डिस्टेंस कर दिया जाए, यानी कि चीनियों को हमसे दूर भगा दिया जाए। ये तलाल चौधरी साहब के अल्फाज हैं, कोट एंड कोट, कि चीनियों को हमसे दूर करने के लिए बलूचिस्तान में ही हो रहा है। अच्छा, अगर आपको ये समझ है तो फिर क्या इसका यही इलाज है कि आप कहें कि हमने एक SHO की मारा है पूरे के पूरे बलूचिस्तान के दहशतगर्द? ओ यार, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? उन दहशतगर्दों को नई भर्ती क्यों मिल रही है? पाकिस्तान के लिए इस वक्त $1 मिलियन क्वेश्चन एक ही है कि दहशतगर्दों को नई भर्ती क्यों मिल रही है, मज़ीद उनके साथ लोग शामिल क्यों हो रहे हैं? वो नौजवान जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, आप उनकी रेशल प्रोफाइलिंग करते हैं, आप उनके गिर्द अरसा हयात तंग करते हैं, उनकी सर्वेलेंस करते हैं, वो डिग्रियां लेकर आते हैं, उन्हें रोज़गार नहीं मिलता, उनको उनके घर के कई बंदे लापता होते हैं, नतीजतन वो भी दहशतगर्दों के हाथ में खिलौना बन जाते हैं। बजाय इसके कि आप इस मसले का पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालें, आप महमूद अचकज़ई की कौमी असम्बली में तकरीर का वॉल्यूम म्यूट कर देते हैं, फिर ट्रांसमिशन ही बंद कर देते हैं। आप तलाल चौधरी और मोहसिन नकवी की और ख्वाजा आसिफ की, यानी कि तमाम पंजाबियों की तकरीरें बलूचिस्तान के मौजू पर 4-4 घंटे तवील सुनाते हैं, और अपोजिशन लीडर जो कि वज़ीर आज़म के बाद टेक्निकली असम्बली का सबसे बड़ा आदमी होता है, उस अपोजिशन लीडर की, महमूद अचकज़ई की, जो कि पाकिस्तान का सीनियर तरीन सियासतदान भी है और बलूचिस्तान से भी ताल्लुक़ रखता है, उसकी असम्बली में आप तकरीर को म्यूट कर देते हैं या उसी असम्बली में बोलने ही नहीं देते। यार पागल तो नहीं है आप लोग कि जानबूझकर आप मुल्क को नुकसान पहुंचाने पर तुले हुए हैं? बाज आ जाएं। डायलॉग के अलावा समझदार कौमों के पास आगे बढ़ने का कोई तरीका नहीं होता। जब तक आप लोगों के साथ बैठकर मसाइल को, सियासी मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं करेंगे, उस वक़्त तक हम बिल्कुल सैंडविच बन जाएंगे। एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान है, और इसराइल और अमेरिका इनके पीछे हैं। हमारा चरगा बन जाएगा। आपकी मेहरबानी बाज आ जाएं। और ऊपर से आपको ये भी रियलाइजेशन है कि चीन हमसे नाराज़ हो सकता है या हमसे दूर हो सकता है, यानी नाराज़ ना भी हो मगर वो कहे कि यार देखो मैं तुम्हारे मुल्क में कैसे बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट करूं, क्योंकि मसला ये है कि जो CPEC का रूट है वो गवादर के बगैर बनता नहीं है, यानी कि बलूचिस्तान पूरे से जब तक चीन के ट्रक ना गुजरें, अगर चीन के बहरी जहाज़ गवादर पोर्ट पर आते हैं और फिर वो गवादर कराची कोस्टल हाईवे से गुजरते हुए कराची जाएंगे या पाकिस्तान के किसी और हिस्से में जाएंगे या ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के ज़रिए वो निकलेंगे
चमन के ज़रिए वो निकलेंगे और किसी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में जाएंगे, तो ये तभी होगा ना जब पाकिस्तान में पीस होगा। लेकिन अब देखें, एक तो आपका अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर बंद हो गया, गोया आप अफ़गानिस्तान से गुजर के जो सी पैक का मकसद था कि ट्रक आगे जा सकेंगे तुर्कमेनिस्तान, आज़रबैजान और रशिया वगैरह, वो नहीं जा सकते चीन के ट्रक। तो गोया चीन का तो सी पैक पानी में चला गया, गई भैंस पानी में वाली बात हो गई है। तो चीन तो फिर खुद ही पाकिस्तान में उसकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। तो ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है। यूएई तक ने हमने उससे दरख्वास्त की कि 1 साल के लिए कर्ज रोल ओवर कर दें, वो जो $2 बिलियन उसके पड़े हुए हैं हमारे बैंकों में, और उसने 1 महीने के लिए रोल ओवर किया है। अब वो फिर हमारी नाक से लकीरें निकलवाएगा और फिर मज़ीद रोल ओवर देगा। देखें, हालात ख़राब हो रहे हैं। ये जो आपको नशा चढ़ा हुआ था ना कि हमारे फॉरेन पॉलिसी बड़ी अच्छी जा रही है, वो ये हालत है फॉरेन पॉलिसी की। और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन वीडियो की लेंथ ज़रा ज़्यादा लंबी हो गई है।